आज की यह कहानी उत्तराखंड के गांव के एक छोटे से स्कूल की है, जहां पर काफ़ी दूर दूर से छात्राएं अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए आती थी। यह स्कूल काफ़ी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जब छात्राएं कक्षा 12 में आती थी तो उनके साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती थी। यह घटनाएं सिर्फ कक्षा 12 की छात्राओं के साथ ही क्यों हुआ करती थी, आइए कहानी में जानने के लिए बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालू शाह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद शालू शाह। आज की इस नई कहानी का नाम है द हॉन्टेड स्कूल ऑफ उत्तराखंड। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और हमारे साथ इस कहानी को पुष्पा जी ने साझा किया है। और दोस्तों, मेरा टास्क है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का। आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी कहानी को सुन के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होके आपके लिए और ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेके आ सकूं। आगे की कहानी मैं आपको पुष्पा जी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके 12वीं कक्षा में आई थी। तब मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे कानों के पास आकर कोई फुसफुसा रहा है, तो कभी मुझे क्लास में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और मुझे अपनी पढ़ाई से मानो चिढ़ सी हो गई थी। मुझे अपनी किताबों को देखकर एक नफ़रत सी हो गई थी, मानो मेरा पढ़ाई में अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरा किसी से बात करने का मन भी नहीं होता और मैं हमेशा अपनी क्लास में आगे बैठा करती थी, तो अब मेरा आगे बैठने को बिल्कुल भी मन नहीं होता और मैं सबसे पीछे जाकर बैठती थी। इस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ क्यों हो रही थी, आइए पहले इस विषय में जानते हैं। यह कहानी इसी स्कूल में पढ़ने वाली संगीता की है, जिसने आज से 5 साल पहले पढ़ाई से तंग आकर स्कूल के शौचालय में आत्महत्या कर ली थी। संगीता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर थी। उसे मानो पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से संगीता के घर वाले हमेशा संगीता को ताने मारते थे, उसे फटकारते कि तू हमेशा पढ़ने में नालायक ही रही है, कभी तो तू पढ़ाई में अपना दिमाग लगा। और ऐसे ही खींचातानी से संगीता 11वीं कक्षा को पूरी करके 12वीं कक्षा में आई। जब संगीता 12वीं कक्षा में आई तब उसके माता पिता ने उससे कहा, संगीता अब तू बोर्ड की परीक्षा में आ चुकी है, इस बार तुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। वैसे तो तू पढ़ाई में नालायक ही है, पर इस बार तू अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा को पूरी करना। 12वीं कक्षा में आने पर ही संगीता हमेशा डरी डरी सी और चिंतित, परेशान और उदास रहा करती थी। वह कक्षा में किसी से भी बात नहीं करती थी और क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठती थी। शुरू से ही संगीता पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थी। इस वजह से घर वाले हमेशा उसे डांटा करते थे, फटकारते थे। तो संगीता भी यह सब सह सहकर उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो चुका था। वह किसी से प्यार से बात नहीं करती थी। जब घर वाले उसे समझाते थे तो वह उनको पलटकर उल्टा जवाब देती थी। मानिए, संगीता का इन सारी चीज़ों से मन भर चुका था और वह अब थक चुकी थी। और अब संगीता के 12वीं कक्षा के कच्चे पेपर शुरू हो चुके थे। पेपर ख़त्म होने के बाद जब संगीता का रिज़ल्ट आया तो संगीता 3 पेपरों में फ़ेल हो चुकी थी, जिसे देखकर वह बहुत ही डर गई और उसने अपने मन ही मन सोचा कि घर पर तो पहले ही सब मुझे इतना बोलते हैं, अगर मैंने यह रिज़ल्ट अपने माता पिता या घर पर भाई को दिखाया तो वो मुझे और भी धुतकारेंगे। यह सोचते सोचते संगीता क्लास में ही बैठी रही और उस दिन छुट्टी हुई और सारे बच्चे घर के लिए चले गए। संगीता अकेले ही अपनी क्लास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ बाहर से चौकीदार क्लास में ताला लगाने आया
तो उसने देखा कि संगीता क्लास में अकेले बिल्कुल परेशान और डरी हुई सी बैठी है। तब उसने संगीता से कहा, अरे बेटा, टाइम हो चुका है, तुम गई नहीं बाहर? छुट्टी हो चुकी है, सारे बच्चे चले गए, अब तुम भी जाओ। तो संगीता अपना सिर हिलाकर और बैग उठाकर बाहर की तरफ गई। उस दिन संगीता घर जाने की बजाय शौचालय की तरफ चली गई और चौकीदार भी सारे कमरों में ताला लगाकर गेट बंद करके अपने घर चला गया। उस दिन संगीता घर ना पहुंचने पर उसके माता पिता और उसका भाई बहुत ही परेशान थे। वो संगीता को सारी जगह ढूंढने लगे। तब उन्होंने चौकीदार के घर जाकर भी पता किया। तब चौकीदार ने उन्हें बताया कि संगीता स्कूल से घर के लिए चली गई थी, मैंने ही उसे खुद भेजा था। तो उसके माता पिता बहुत ही चिंतित और उसे ढूंढने लगे। जब सुबह स्कूल खोला गया तब स्कूल की साफ़ सफाई करने वाली एक महिला शौचालय में जब सफाई करने गई तो उसने देखा कि संगीता की लाश दुपट्टे से लटकी हुई है। संगीता ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह इस स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। संगीता कई बार स्कूल के शौचालय में छात्राओं को नज़र आया करती थी। इस तरह संगीता की आत्मा ज़्यादातर कक्षा 12 की छात्राओं को ही तंग करती थी और हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं दिखा करती थी। इन सभी कारणों की वजह से मेरे साथ यह सभी घटनाएं चल रही थी। इससे पहले संगीता की आत्मा ने और लड़कियों को भी काफ़ी तंग किया था। लड़कियां जब शौचालय में जाती तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती, मानो उन्हें कोई दिख रहा है। वो बहुत डर के सहम जाती थी। तब उस समय स्कूल का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि स्कूल की लड़कियां दिनों दिन रोज़ चीखती और चिल्लाकर बेहोश हो जाती। इस डर से कई लड़कियों ने तो स्कूल आना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस शौचालय में ऐसी घटना हुई है तो मैं कभी भी शौचालय अकेले नहीं जाया करती थी। उस दिन मेरी सहेली स्कूल नहीं आई थी तो मुझे शौचालय अकेले ही जाना पड़ा। जैसे ही मैं शौचालय में गई तो मेरे मन में वही डर था और उस समय मुझे वही चीज़ अचानक से याद आई और उस समय मैं इतना डर गई, इतना सहम गई। बाद में मुझे बताया गया कि जब तुम बाहर आई तो तुम काफ़ी चीखी चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। उसके बाद वहाँ मेरे घर वाले आए और मुझे घर लेकर चले गए। और जब मुझे होश आया तो हमारे घर पर पुजारी जी बैठे हुए थे और वो मेरे ऊपर झाड़ फूँक कर रहे थे। झाड़ फूँक करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर संगीता की आत्मा लगी हुई है। और पुजारी जी ने बताया कि इससे पहले संगीता की आत्मा ने काफ़ी लड़कियों को परेशान किया है। इस आत्मा से मुक्त होने के लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन यह पूजा घर पर नहीं की जाएगी। यह पूजा हमें नदी के पास जाकर गदन में करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें कुछ खास सामग्री चाहिए, जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, नारियल और काला मुर्गा। और यह पूजा आधी रात को की जाती है। और इतना कहकर पुजारी जी हमारे घर से चले गए। उन्होंने कहा, तुम शाम की अपनी पूरी तैयारी रखना। तो पापा ने भी कहा, ठीक है, आप समय पर आ जाइए। जैसे जैसे शाम हो रही थी, पूजा का समय नज़दीक आ रहा था। मैं अपने घुटने फोल्ड करके और सिर नीचे की ओर कर कर बैठी हुई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब शाम हो चुकी थी और पुजारी जी हमारे घर पर आ चुके थे और पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और सारे गांव वाले भी सो चुके थे। पुजारी जी ने कहा, अब सही समय है, हमें निकलना चाहिए। और हम सभी गदन की तरफ निकले। गदन पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी समय हो चुका था। हम करीब 12:30 बजे के आसपास गदन पहुँचे। अब पुजारी जी ने अपनी सारी सामग्रियां रखकर पूजा करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने सिंदूर से एक लाल गोल चक्र बनाया
और उसके अंदर उस काले मुर्गे को रखा गया और मैं वही डरी सहमी बैठी हुई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे पूरे शरीर में कँपकँपी छूट रही थी और मैं सिर्फ लगातार पुजारी जी को ही देखे जा रही थी। तब माँ और पिताजी और मेरा भाई हम उस काले मुर्गे को लगातार देखे जा रहे थे। वो उस लाल चक्र के अंदर बहुत ही फड़फड़ा रहा था, मानो वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पर वह नहीं जा पा रहा। यह पूजा लगभग 2 घंटे तक चली और आखिरकार पूजा समाप्त होने पर पुजारी जी ने इस पूजा के दौरान उस काले मुर्गे की बलि दी। मुर्गे की बलि देने के बाद यह पूजा समाप्त की गई और अब पुजारी जी ने मेरे पिताजी से कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस लड़की की आत्मा कभी भी आपकी लड़की को तंग नहीं करेगी। हम सब पूजा समाप्त करके लगभग रात के 3 बजे घर वापस लौटे। इस घटना के 2 दिन बाद मैं स्कूल जाने लगी और मैंने अपनी 12वीं कक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और वापस लौटकर कभी मेरे साथ इस तरह के हादसे नहीं हुए। कुछ लड़कियों को आज भी संगीता की आत्मा परेशान करती है और इस समय मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर आगे अपनी टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए, आज की पुष्पा जी की कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम। राधे राधे।